दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 6G हमारे कंट्री में बहुत चर्चा में है। आपको याद है भारत 6G अलायंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, इंडिया शुड बी टारगेटिंग टू होल्ड 10% ऑफ द वर्ल्ड 6G पेटेंट्स। अश्विनी वैश्वनी जी ने भी कहा था, हमारे जो नए ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई बार ये चीज बोल चुके हैं। इसका मतलब इंडिया का जो फोकस है एक ग्लोबल लीडर बनने का है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में जो आने वाली टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया जो है पहले से ही सोच रही है कि हम टेक्नोलॉजी में लीडरशिप रोल प्ले करें। बट ये भी जानना जरूरी है कि जो हमने पहले किया 5G में, क्योंकि 5G में भी 2016 से हम लीडरशिप रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, आपको याद हो, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि 5G प्लेन एंड सिंपल व्हाई यू डिडंट सी एनी इम्पैक्ट एंड व्हाट इंडिया मस्ट डू टू डू इन 6G। तो इसमें मैंने ये समझाया था कि इंडिया का जो 5G का कंट्रीब्यूशन है वो लोगों ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों का मतलब वेंडर्स ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों ये हमें फोन में नजर नहीं आता। 5G फोन में जब 5G का फोन आएगा तो उसमें इंडिया के फीचर्स नजर आने चाहिए ना, जो इंडिया जो है अपनी इनोवेशंस को प्रमोट करेगी। तो इसके लिए ये प्रोसेस जानना जरूरी है। एक तो इसमें तो मैंने वैल्यू बताया था कि वैल्यू ऐड क्यों नहीं हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि जब प्रोसेस जो है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कोई भी टेक्नोलॉजी बनने का, और इंडिया ने उस प्रोसेस के अंदर में क्या क्या गलतियां करी थी, क्या क्या मिस स्टेप्स किए थे फ्रॉम ITU इवैल्यूएशन एंड 3GPP रिजेक्शन। अब दोस्तों जो मेरे श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनको ये ITU और 3GPP के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं जरा मोटा मोटा आपको समझा देता हूं, अदरवाइज ये वीडियो आगे आपको नहीं समझ में आएगा। ITU जो होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये स्टैंडर्ड नहीं बनाती है। वो क्या करती है कि टेक्नोलॉजी का जब इवोल्यूशन होता है, जैसे 10 साल में एक टेक्नोलॉजी एक लेवल से दूसरे पेडिस्टल में पहुंच जाती है, तो ITU क्या करती है, वो सारे के सारे जो पिछला काम हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए नए रिक्वायरमेंट सेट करती है। दोज रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब उन रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट करते हो तो आपको आपका टेक्नोलॉजी जो आप प्रपोज करेंगे ITU में उसको कैंडिडेट टेक्नोलॉजी, कैंडिडेट रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी को के हिसाब से उसको ब्रांडिंग करते हैं ITU। मतलब दे विल स्टैम्प यू दैट दिस इज ए IMT एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसा वो कर देंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया ने प्रपोजल दिया ITU में कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, और वो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हम लोग ITU डिसाइड करती है, और वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिकेशन इंडिया ने सबमिट किया ITU में, उसमें वो खरा उतरते हैं। लोग उसको इवैल्यूएट करने के बाद पता चलते हैं हाँ ये टेक्नोलॉजी ये कैपेबिलिटीज को फुलफिल करती है, तो वो ITU उसको रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्टैम्प करेगी एंड इट विल बी कॉल्ड एज एन इंडियन टेक्नोलॉजी। वही 5G आई है। तो इंडिया ने पहले अपना जो प्रपोजल है, इनिशियल प्रपोजल ITU में दिया था। अब ITU में एक बार रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी बनने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि आपका फोन बन जाएगा। आपको फिर जो है एक स्टैंडर्ड बॉडी के पास जाना पड़ेगा या फिर खुद का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। वो जो स्टैंडर्ड होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं वो 3GPP स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बॉडी है, वो बनाती है। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। अब जितने ये 3G के लिए बना था, अब 4G में भी इसी वर्ड को यूज करते हैं, 5G में भी इसी वर्ड को यूज करते हैं। 3G ना का जो 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 टैग है वो चेंज नहीं हुआ, बट जितने भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो 5G हो, चाहे 6G हो, 7G हो, वो 3GPP के थ्रू ही जाएगा स्टैंडर्ड के लिए। जब ये स्टैंडर्ड बनेगा तो उस स्टैंडर्ड को फोन में, उसके ऊपर आप फोन बनाएंगे। कैंडिडेट टेक्नोलॉजी जो ITU स्टैम्प करता है उसमें फोन नहीं बनेगा, वो तो सेट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने किया क्या था। 2016 में इंडिया का इनिशियल प्रपोजल गया था ITU में, जिन्हें उन्होंने कहा था, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं लो मोबिलिटी लार्ज सेल। अब लो मोबिलिटी लार्ज सेल का क्या मीनिंग निकला? लो मोबिलिटी लार्ज सेल का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनती है उसका एक परफॉर्मेंस जो है एक सर्टेन यूजर रिक्वायरमेंट से मैप होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो यूजर है अगर वो बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर में, तो उसका जो परफॉर्मेंस उस यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया जाएगा।
पर इंडिया ने कहा कि भाई हमारे तो रूरल एरिया में लोग 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करते हैं, हमें तो 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड नहीं चाहिए, तो हम मोबिलिटी को लो कर देंगे जिससे हमारा जो सेल का रेडियस है वो बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लो मोबिलिटी लार्ज सेल। इससे क्या होगा, इससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, और हमारे जो है ऑपेक्स ऑपरेटर के भी कम हो जाएंगे। तो हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में रहते हैं, उसके लिए हमको ये लो मोबिलिटी लार्ज सेल का जो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में जब ये प्रपोजल सबमिट किया था तब कोई बैंड फिक्स नहीं किया था उन्होंने, फ्रीक्वेंसी बैंड जो इनिशियल प्रपोजल था। अगर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनिशियल प्रपोजल था इंडिया का, ये 20 सितंबर 2016 में। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं था, सिर्फ एलएमएलसी का कॉन्सेप्ट जो है सेट उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 2017 में एलएमएलसी फ्रोजन इन आईटीयू इन एन इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। आईटीयू ने बोला अच्छा ठीक है, आपका प्रपोजल हम मान लेते हैं, और हम जो एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट करेंगे, और जो आपका प्रपोजल रहेगा वो इवैल्यूएट होगा उन क्राइटेरिया में, जो फ्रेमवर्क होगा। जो अगर ये पास हो गया तो फिर आपका जो टेक्नोलॉजी कैंडिडेट टेक्नोलॉजी बन जाएगा, रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी बन जाएगा आईटीयू का फॉर आईएमटी एडवांस फॉर 5G, जिसका नाम था 5GI। तो ये जो है डॉक्यूमेंट था, इसका नाम था, डॉक्यूमेंट का नाम था 24120। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये नंबर है 24120। ये 11 नवंबर 2017 का मिनिमम रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ आईएमटी 2020 टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर में देखने वाली बात ये है दोस्तों, इसके अंदर में 700 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम जो है उसको उन्होंने जो है 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को बेस बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी होगी ये 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में इवैल्यूएट होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें ये चीज लिखी हुई है, ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, 24M2412। यस, इसमें देखिए जो कन्फिग्रेशन थी एलएमएलसी का, कैरियर फ्रीक्वेंसी थी 700, पावर क्लास था 23 dBm, और इंटर साइट डिस्टेंस था 6 किलोमीटर। तो ये है आपका, और बहुत सारे और भी चीजें थी जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए जो मोबिलिटी थी 500 किलोमीटर पर आवर था, कन्फिगरेशन ये था, कन्फिगरेशन सी का था 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर आपका मोटा मोटा ये होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी 700 के लिए था, इंटर साइट डिस्टेंस 6 किलोमीटर था, यूई हाइट 1.5 था, और यूई का जो एंटीना गेन था वो 0 dB था। नेचुरली मोबाइल हैंडसेट के लिए 0 dB होना चाहिए, और यूई का पावर था 23 dB, उससे ज्यादा कर नहीं सकते बिकॉज इट विल वायलेट सार, मीन्स इट विल क्रिएट ए हेल्थ हजार्ड। तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया था ये सारे डॉक्यूमेंट्स में। पहला डॉक्यूमेंट था रिक्वायरमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट था गाइडलाइंस, एंड तीसरा डॉक्यूमेंट था इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। ये आईटीयू के डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है ना। उसके बाद में इंडिया ने 2018 में सीक लिवरेज बियॉन्ड आईटीयू। अब क्या हुआ कि इंडिया /TSDSI was exploring to influence 3GPP via ITU। क्यों? उनको लगा कि ये सब टेक्नोलॉजी, कैंडिडेट टेक्नोलॉजी को छोड़ो, हम जो है किसी तरह से 3GPP को कन्विंस कर देते हैं कि वो इंडिया के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि LMLC का है, वो अपने स्पेसिफिकेशन में इंटीग्रेट कर ले, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 3GPP तो माना नहीं पहले, तो उन्होंने आईटीयू में जाके कंप्लेन करी कि आप 3GPP को बोलिए कि वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को मान ले। तो आईटीयू ने बोला कि देखिए ये करना हमारा काम नहीं है, तो उन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया इस रिक्वेस्ट को, और कहा ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो हम नहीं करेंगे ये चीज। तो ये इसके थ्रू वो काम हो नहीं पाया इंडिया का। तो इंडिया ने बोला कि अब क्या करें, अब तो हमको कोई और चारा नहीं है, हमको खुद का टेक्नोलॉजी जो है RIT सबमिट ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, TSDSI ने एक, जो आपको ध्यान होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है फ्रीज हो गए थे, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 700 मेगाहर्ट्ज के ऊपर में ये टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट करना था, और वो स्पेसिफिकेशन भी फ्रीज हो गए थे कि कैसे इवैल्यूएट करना है। तो इंडिया ने खुद का जो एक डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। वो सारे जो स्पेसिफिकेशन आईटीयू में फ्रीज हो गए थे उसके ऊपर में, ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में स्ट्रेंजली दोस्तों एक नया जो है पेज ऐड किया, जिसका जो फ्रीक्वेंसी 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेन डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर में स्पेसिफिकेशन फ्रोजन हुए थे, वो था 700 मेगाहर्ट्ज। इट वाज वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट, 700 मेगाहर्ट्ज के अंदर में
ये जो इंडिया का जो एलएमएलसी टेक्नोलॉजी है उसको इवेलुएट करेंगे। 3.5 गीगाहर्ट्ज का कोई नामो निशान नहीं है। तो इंडिया ने क्या किया, इवैल्यूएशन तो किया 700 मेगाहर्ट्ज में, बट एडिशनली एक 3.5 गीगाहर्ट्ज का एक सप्लीमेंट्री जो है इवैल्यूएशन भी डाल दिया, जिसका इनिशियल स्टेज के अंदर में कोई लेना देना नहीं था। अब दोस्तों ये इंडिया ने क्यों किया? ये इसलिए किया दोस्तों कि जो इंडिया का जो पाई/2 बीपीएस की टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि वो कैसे काम करती है, उन्होंने देखा कि वो एफडीडी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स बैंड में नहीं काम कर सकती इफेक्टिवली। क्यों नहीं काम कर सकती? क्योंकि आपको अगर डिस्टेंस बढ़ाना है, सेल साइड के डिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको पावर बढ़ाना पड़ेगा यूई का, हैंडसेट का। और आपको मैंने बताया कि हैंडसेट का पावर 23 डीवीएम का जो है वो है फिक्स है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो इंडिया चाहती थी कि ये पावर लेवल 26 डीवीएम तक बढ़ जाए, मतलब डबल हो जाए, क्योंकि जैसे ही डबल होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा साइड का, मतलब यूई विल बी मोर केपेबल टू रीच द बेस स्टेशन। अब ये चीज जो है डायरेक्ट वायलेशन था सार रेगुलेशन का। अब क्या है दोस्तों, जो टीडीडी होता है ना, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी जो होती है, उसमें आप पीक पावर को 26 डीबीएम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यूई पावर क्लास 2। अब ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने 26 डीबीएम कर दिया पीक पावर को, एवरेज पावर विल स्टिल रिमेन 23 डीबीएम, बिकॉज टीडीडी में जो आपका जो यूई होता है, हैंडसेट होता है, वो हमेशा ट्रांसमिट नहीं करता। कुछ समय बेस स्टेशन ट्रांसमिट करता है, कुछ समय हैंडसेट ट्रांसमिट करता है। वेयर एज इन केस ऑफ एफडीडी दोनों ट्रांसमिशन साइमल्टेनियस होते हैं। तो अगर आप पावर ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो पावर जो है कभी भी जो है एवरेज पावर 23 डीबीएम नहीं होगा। इसके लिए आपको टीडीडी टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को का सप्लीमेंट्री प्रपोजल डालें, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि 700 मेगाहर्ट्ज जो इनिशियल रिक्वायरमेंट उन्होंने जो फ्रीज किया था एलएमएलसी में, जब इनिशियली किया था, वो काम नहीं करेगा उनके प्रपोजल में। तो वो गोल पोस्ट चेंज करना चाह रहे थे और वो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को ले आए। अब उन्होंने एक और काम किया, क्योंकि आपको याद होगा कि इनका जो इनिशियल प्रपोजल था उसमें यूई का जो आपका हैंडसेट का जो गेन है वो 0 डीबीआई था। 0 डीबीआई का मतलब ओमनी डायरेक्शनल। अब दोस्तों आपका अगर आपके पास में ये हैंडसेट है, आपको इस हैंडसेट का जो ओरिएंटेशन तो आप अपने हिसाब से कुछ करते नहीं है, वो कैसे भी रखेंगे अपने जेब में, और वो हैंडसेट अपने आप डिसाइड करेगा कि कहाँ पे वे अपना जो बेस स्टेशन है। इसलिए हैंडसेट का जो कोई बायस नहीं होता, डायरेक्शनलिटी नहीं होती, वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। अब इंडिया ने क्या किया, 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में FWA लाइक स्पेसिफिकेशन डाल दिया। इसका मतलब हैंडसेट के अंदर में भी गेन डाल दिया। अब हैंडसेट के अंदर में गेन डाल दिया तो फिर तो वो FWA हो गया, वो हैंडसेट के लिए तो है नहीं। तो जस्ट टू प्रूव कि वो जो है 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर जो भी उन्होंने सेट किया था यहाँ पे 12 किलोमीटर इंटर सेल साइड डिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, उन्होंने जो सप्लीमेंट्री प्रपोजल डाला था अपने सेल्फ इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट के इसके अंदर में, आप देखेंगे यहाँ पे एंटीना जो है का जो वैल्यूज हैं, देखिए गेन जो है 18 डीबी सेक्टरल एंटीना गेन, और जो यूई एंड बीटीएस के गेन 0 डीबी नहीं है, ठीक है ना। और यूई का हाइट 1.5 डीबी है, बीटीएस का हाइट 35 मीटर है, और बैंडविड्थ 60 मेगाहर्ट्ज है, और यहाँ पे यूई ट्रांसमिट पावर 23 लिखा हुआ है, और 26 विद पाई/2 बीपीएस के विद पाई/2 बीपीएस के 26 डीबीएम दिखा हुआ है। इसका मतलब विदाउट पाई/2 बीपीएस के 23 डीबीएम है, और विद पाई/2 बीपीएस के 26 डीबीएम है। अब ये जरूरी है, क्योंकि 23 डीबीएम में तो किसी तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि 23 डीबीएम इज अ वेरी लो पावर। उसके अंदर में आप किसी भी तरह से 12 किलोमीटर तो जा ही नहीं सकते, और हैंडसेट में 0 डीबीएम में तो जाएंगे ही नहीं। आपको पता है कि 3.5 के अंदर में आपका इंटर सेल साइड डिस्टेंस कभी 12 किलोमीटर हो ही नहीं सकता है हैंडसेट में, नॉर्मल हैंडसेट में। FWA में शायद कर लेंगे आप। तो उनको चाहिए था 26 डीबीएम विथ पाई/2 बीपीएस के, इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज पावर एज 23 डीबीएम। तो ये जो है किसी भी तरह से जो ITU का जो इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट है उसके कॉन्ट्रडिक्टरी था। इसीलिए उन्होंने कहा कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रोजन ITU LMLC केस। तो ये इंडिया का जो है, इसने ITU ने इसको, ITU का जो इवैल्यूएशन ऑब्जर्वेशन था, जो उनके लोग थे उन्होंने इवैल्यूएट किया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो 3.5 गीगाहर्ट्ज का जो प्रपोजल है वो सप्लीमेंट्री प्रपोजल है। इट इज नॉट अलाइंड विद द इनिशियल डॉक्यूमेंट M2412 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया था, एंड देयरफॉर इट वाज नॉट कंसीडर
फॉर्मल स्टेटमेंट आईटीयू ने किया, जो इशू किया था, नो एंडोर्समेंट ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर, आपको जो करना था पहले करना चाहिए था, आप गोल पोस्ट जो है चेंज तो नहीं कर सकते। तो इंडिया ने खुद भी एक्नॉलेज किया था कि हाँ भाई हमारा प्रपोजल जो है आउटसाइड द स्कोप है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है, फिर दोबारा वो 3GPP के पास चले गए। उन्होंने देखा कि आईटीयू में उनका काम चल नहीं रहा है, तो 3GPP में जाके उन्होंने बोला कि देखिए हम तो कुछ कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, हम 3GPP के साथ में तो नहीं कर रहे हैं, बट हमें ग्लोबल रोमिंग चाहिए, हमें हैंड से, हम डिवाइस का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको फ्रैगमेंट नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि विदाउट फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डिवाइस इकोसिस्टम वी वर्क टुवर्ड्स ए इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड विच इज 3GPP स्टैंडर्ड। और उन्होंने 3GPP को जाकर रिक्वेस्ट कर दिया कि आप एक बिट पूल्स को अपने स्पेसिफिकेशन में, मतलब कुछ बिट्स को आप रिजर्व कर दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए, आप उसको यूज मत करिए। और उससे क्या फायदा होगा कि वो बिट्स हम यूज करेंगे अपने टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। जब हम ट्रांसपोज करेंगे 3GPP टेक्नोलॉजी को, TSDSI ट्रांसपोज करती है, मतलब अपने TSDSI टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब स्टैंडर्ड्स को एक नॉर्म होता है, जितने भी लोकल स्टैंडर्ड्स बॉडीज होते हैं वो 3GPP के टेक्नोलॉजी को थोड़ा माइनर मॉडिफाई करके अपना टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रांसपोज करती है, जिससे कि जो डिवाइसेस आते हैं इंडिया में, अगर कोई मेजर चेंज नहीं है तो जो माइनर इंडिया के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको टेक केयर किया जा सके। इसलिए TSDSI का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। तो TSDSI ने बोला कि देखिए हम तो कुछ मेजर चेंज करने जा रहे हैं, और उसको अगर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी करना है 3GPP के साथ में, तो आपको ये बिट्स को रिजर्व करना पड़ेगा, तो जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा टेक्नोलॉजी 3GPP टेक्नोलॉजी से कोलाइड ना करे, और इक्विपमेंट जो है का इकोसिस्टम फ्रैगमेंट ना हो जाए। तो 3GPP ने बड़ा सिंपल से रिप्लाई करा, उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट गारंटी कंपैटिबिलिटी विद एक्सटर्नल चेंजेस। उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी करना है आप 3GPP के अंदर रह के करिए, आप बाहर से कुछ भी इंपोज नहीं कर सकते हमको, क्योंकि वो हमारा टेक्नोलॉजी तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी टेक्नोलॉजी में इतना दम है तो आप आइए मीटिंग में पार्टिसिपेट करिए और जो डालना है डालिए हमारी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा, यू कैन से इंटेंस प्रोसेस होता है, बहुत पॉलिटिकल भी होता है। तो उसके लिए आपको इतना वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा कि वहां के लोग जो है उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए, जिससे चाइना ने किया। चाइना का जो हुआवी कंपनी है, काफी सारा पेटेंट्स जो है उन्होंने इंपोज किया 3GPP में, बहुत ज्यादा उनको एफर्ट करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये कर नहीं सकते, और उन्होंने कुछ भी रिजर्व नहीं किया, और ब्रिंग प्रपोजल थ्रू नॉर्मल, उन्होंने कहा कि नॉर्मल 3GPP प्रोसेस के थ्रू प्रपोजल लेके आइए, अदरवाइज ये प्रपोजल रिजेक्टेड है। फिर क्या हुआ कि इंडिया का जो प्रपोजल था, जो उन्होंने सबमिट किया था TSDSI में, जो सेल्फ इवैल्यूएटरी प्रपोजल था, उन्होंने बाकी सारे जो आपके वो थे, जो उनके जो पीयर ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने उसको इवैल्यूएट किया। इंडिया का जो सबमिशन था 700 मेगाहर्ट्ज में, और उन्होंने देखा कि TSDSI का जो प्रपोजल है और जो 3GPP का जो टेक्नोलॉजी है और जो उनका स्टैंडर्ड है, वो आइडेंटिकल रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में कोई फायदा नहीं है। और कुछ डेल्टा चेंजेस जो है उन्होंने जो किए हैं, वो उस चीज़ों को वर्स कर देता है, कोई गेन तो उससे होता नहीं है। तो और कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड हो जाती है। और सप्लीमेंट्री प्रपोजल 3.5 गीगाहर्ट्ज में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला ये तो था ही नहीं इनिशियली फॉर LMLC, ठीक है। तो ये उनका वो था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब उनको समझ में आ गया है क्या TSDSI को कि ये तो होने वाला है नहीं, तो उन्होंने फिर 3GPP को जाके बोला कि देखिए हम इसको मैंडेटरी नहीं करेंगे, जो हमने प्रपोजल डाला, आप एक काम करिए, अपने स्टैंडर्ड में 5GI के फीचर्स को ऑप्शनल तरीके से अपने रिलीज में इशू कर दीजिए, जिसको करना होगा वो कर लेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, TSDSI ने जो मैंने आपको बताया था कि FR2, FR1, FR2 मतलब 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव, जिसमें वो चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थी, उनको उठा के FR1 में 6 गीगाहर्ट्ज बिलो में, जो आपके पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसको देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, वो इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने स्टैंडर्ड में। उससे क्या हुआ कि क्योंकि उसमें कोई वैल्यू तो ऐड हुआ नहीं था, तो ना उनको जो है कोई ग्लोबल इकोसिस्टम से कोई रिएक्शन नहीं मिला, कोई चिपसेट वेंडर का कोई सपोर्ट नहीं मिला, OEM ने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, ऑपरेटर्स, इंडिया के ऑपरेटर्स में कोई डिमांड नहीं किया। उन्हें बोला 3.5 तो हमको रूरल सेटिंग में यूज करना ही नहीं है, 700 में तो वैसे भी आपका टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट द EMF रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज आपको पावर को
20 पीक पावर को बढ़ा के 26 डीवीएम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द एवरेज पावर एट 23 डीवीएम। तो दैट इज द रीजन, इसलिए ये सारे के सारे फीचर्स जो है अनयूज रह गए। अब आउटकम एंड लेसन्स क्या है? लेसन ये है कि जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं, आप सोच के करिए। आप जो है गोल पोस्ट जो है चेंज नहीं कर सकते। आप कोई भी इवैल्यूएशन, कोई भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कोई भी फीचर लेके आ रहे हैं, उसको अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाइए और इतना वैल्यू उसमें ऐड करिए कि लोग बाध्य हो जाएं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे इन्होंने किया था 700 मेगाहर्ट्ज के अंदर में उन्होंने π/2 बीपीएस के डालने की कोशिश की थी, पावर बढ़ाने की कोशिश की थी, वो हो नहीं पाया। फिर वो टीडीडी बैंड में चले गए 3.5 में। ऐसे करने से जो है आपकी प्रेस्टीज और क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड फोरम में डाइल्यूट हो जाती है। तो यही इंडिया के साथ में हुआ। वो फेस सेविंग सोल्यूशन बाद में उन्होंने 3GPP के साथ इंटीग्रेट कर लिया, किसी को समझ में नहीं आया, हमने जो है सेल्फ विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया, पर इन जनरल इट वाज ए बिग फेलियर। एंड द रीजन ऑफ द फेलियर आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई, बिकॉज उन्होंने जो है गोल पोस्ट चेंज करते रहे, क्योंकि उनका जो है फोकस नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी, कोई बिग इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, ऑपरेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे। क्योंकि अगर कोई लैब में बैठ के कहीं आईआईटीज में, कोई बड़े कॉलेजेस में बैठ के कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसके अंदर में कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे जो है मतलब इस चीज को बड़ा सीरियसली देखते नहीं है ना, बिकॉज दे आर जस्ट बेसिकली प्लेइंग अराउंड विद द टेक्नोलॉजी। इट बिकम्स ए मोर ऑफ एन हॉबी वर्क। सो इसलिए क्या हुआ कि 5G failed, it did not show any unique value, and 3.5 gigahertz band was just basically an afterthought। और वो टेक्नोलॉजी, वो बैंड जो है वैसे भी रूरल सेटिंग में इसका कोई यूज नहीं है। और इंडिया का जब प्रपोजल में उन्होंने यूई में गेन लगा दिया तो इट वाज एन FWA, इट वाज नॉट एम फॉर मोबाइल फोन। At 3GPP, features are optional, no adoption. In India, operator registers cost and roaming concern, testing, roaming, cost of the devices. That is why globally no ecosystem uptake. And lessons क्या है? Stick to frozen ITU temp. पहले सोच लीजिए करना क्या है, उसके बाद में ITU को इन्फ्लुएंस करके या तो आप 3GPP के थ्रू काम करिए। अगर ITU में अपना कैंडिडेट टेक्नोलॉजी लेके जाना है तो फिर आपको जो है क्लियर कट थॉट प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इंटीग्रेट करिए 3GPP में विद कंसेंसस और विद ह्यूज अमाउंट ऑफ इनोवेशन। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम दोस्तों, 10-10, 15-15 साल लगते हैं और हजार लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं। 2-3 लोगों के बस की बात नहीं है दोस्तों वहां जाके, और बहुत बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। सो रियल मेजरेबल वैल्यू, अलाइन एम्बिशन विद प्रैक्टिकलिटी। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो को बहुत धन्यवाद। मेरा पर्पस यही था कि जब हम 6G पे काम करें, हम पिछला जो हमने काम किया था उसको भी याद करें और उसमें जो गलतियां हुई थी उसको इवैल्यूएट करें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आप यही गलती दोबारा रिपीट करेंगे। इसीलिए दोस्तों यही मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।